Assalamu alaikum ji and welcome back to Science of Society lecture series, and today our topic is nature or social sciences। ये लेक्चर नंबर 8 है। तो लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 7 तक हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस कर लिया हुआ है। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी, अगर आपने वो लेक्चर्स अटेंड नहीं किए, तो आई वुड रिकमेंड कि पहले आप उनको सुन लें, ताकि जो चीज़ें कंफ्यूज करें आपको इस लेक्चर में वो कंफ्यूजन रहे ही ना, क्योंकि हर लेक्चर पिछले लेक्चर्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना कि आप उसी चीज़ को बार बार जो है वो रिपीट करते रहो। ऑलरेडी लेक्चर जो है वो ना चाहते हुए वो लेंथी हो जाते हैं। सो दिस इज़ फॉर योर कन्वीनियंस कि आप उन्हें पहले सुने, ठीक है। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप पहले उनको सुन लीजिएगा और उसके बाद इस लेक्चर को ठीक से सुनिएगा। अब तक हमने डेफिनेशन से लेके स्कोप तक सारी चीज़ें कवर कर ली। आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ सोशल साइंसेज, यानी इनकी नेचर क्या है। अब नेचर से मुराद ये किस किस्म की चीज़ें हैं जो सोशल साइंसेज को डील करती हैं, ठीक है। इसके अलावा उसका आप कह सकते हो उसकी फॉर्मेशन, उसकी लिमिटेशन, ठीक है। इस तरह की वो तमाम चीज़ें जो इसके अंदर एज अ फ्लॉ भी हो सकती हैं और एज अ क्वालिटी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जो उसकी नेचर का हिस्सा है, यानी जिसे हम सोशल साइंसेज से अलग नहीं कर सकते, वो चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट्स टू बी कवर। तो पहला पॉइंट हम करेंगे साइंस वर्सेस द सोशल, साइंस वर्सेस द सोशल, ठीक है। यानी दोनों टर्म्स को हमने आपस में कंपैरिजन करना है। सेकंड थिंग जो हम इसमें सीखेंगे वो होगा सब्जेक्टिविटी एंड डबल हर्मेन्यूटिक्स, ठीक है। थर्ड हम सीखेंगे डबल कॉन्टीजेंसी, ठीक है। और फोर्थ हम सीखेंगे सोशल कंस्ट्रक्शन। फिफ्थ वाला सीखेंगे वैल्यू लेडननेस। सिक्स हमने सीखना है कॉजैलिटी, ये कैजुअलिटी नहीं है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कॉजैलिटी यानी मल्टीपल और प्रोबेबिलिस्टिक, ठीक है। फिर हम सीखेंगे इंटरडिपेंडेंस यानी होलिज्म, टाइम एंड हिस्ट्री यानी पैथ डिपेंडेंसी। और नंबर 9 पे हम सीखेंगे सेल्फ फुलफिलिंग एंड सेल्फ डिफीटिंग प्रोफेसी, ठीक है जी। इसके बाद जो लास्ट पे हमने पॉइंट सीखना है वो है जी एंटीसिपेटरी एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, इनके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, ये हम लेक्चर के साथ साथ करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड टू टॉपिक नंबर 1, ठीक है। तो फंडामेंटल पैराडॉक्स है ये। पैराडॉक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जैजरेट करना, ठीक है। अब ये पैराडॉक्सिकल चीज़ें हैं कि साइंस क्या है और सोशल क्या है। जब दोनों को हम मिलाएंगे तो सोशल साइंस बनेगा, ठीक है। सोशल साइंस जो है ये यूं समझ लें एक कॉन्टेस्टेड मैरिज है, ठीक है। कॉन्टेस्टेड मैरिज से मुराद ये कि अगर लड़की है तो उसके बहुत ज़्यादा सूटर्स हैं, और अगर लड़का है तो उसकी बहुत ज़्यादा सूटर्स हैं, ठीक है। उनमें से किसी एक को चांस मिलता है द वेरी पर्सन से शादी करने का। अब जाहिर सी बात है ये यूनिटी जो होगी वो कोई ईजी तो नहीं होगी, ठीक है। सो दिस specific term is connected with social sciences. Why? Because its nature is defined by this uneasy union. समझ आ रही है बात की? यानी साइंस एक लॉजिकल चीज है और सोसाइटी में लॉजिक कुछ है ही नहीं। बड़ी सारी चीजें ऐसी होंगी जो इलॉजिकल होंगी, तो दोनों ऑपोजिट चीजें हैं ना। तो ऑपोजिट चीजों का यूनिटी के साथ चलना इटसेल्फ बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। अब साइंस को अगर हम बात करें, ठीक है, तो साइंस क्या है, यानी सोशल साइंसेस की जो साइंस वाली साइड है, दिस साइड सीक्स टू आइडेंटिफाई जनरल लॉज। इट वांट्स टू फाइंड यूनिवर्सल पैटर्न्स इन ह्यूमन बिहेवियर यूजिंग क्वांटिटेटिव डेटा, स्टैटिस्टिक्स एंड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। इट ड्रीम्स ऑफ प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल मच लाइक फिजिक्स। यानी अब सोशल साइंसेस का जो साइंस वाला पार्ट होता है ना, वो क्या करता है, वो चीज़ों का डेटा इकट्ठा करता है, वो ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न्स को डिस्कस करता है कि क्या वो यूनिवर्सल हैं कि नहीं, वो स्टैटिस्टिक्स पर बात करता है, वो एक्सपेरिमेंट्स पर बात करता है, फिर उनको कंट्रोल करता है, फिर अपनी तरफ से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। और उस प्रिडिक्शन पर कंट्रोल रखने की कोशिश करता है। यानी जैसे नेचुरल साइंसेस होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से साइंस, सोशल साइंसेस का जो साइंस वाला कॉइन है वो इस तरह से काम करता है। फिर उसके बाद जो सोशल पुल आता है, इसको कहते हैं इडियोग्राफिक। अब ये जो साइड होती है ना, ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्सचुअल और सब्जेक्टिविटी पर बात करती है और उसी पर फोकस करती है। इट आर्ग्यूज दैट ह्यूमन आर कॉन्शियस मीनिंग मेकिंग क्रिएचर्स हु कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू नंबर्स
it seeks to understand the unique historical moment, the specific culture and the individual narrative. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साइंस जो है वो कहती है कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए, हमारे पास यूनिवर्सल ह्यूमन बिहेवियर का पैटर्न होना चाहिए, बट जो सोशल पुल है, जो सोशल साइड है, वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान है, रोबोट्स थोड़ी हैं, इंसान है, मशीनें थोड़ी हैं। हम वो क्रिएचर हैं जो मीनिंग मेकिंग करते हैं। हमें नंबर्स और क्वांटिटीज के साथ नहीं रिड्यूस किया जा सकता, ठीक है? हमारे यूनिक हिस्टोरिकल मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, या स्पेसिफिक कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए, या इंडिविजुअल नरेटिव को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उनके कॉन्शियस पर फोकस करना पड़ेगा, उनकी मीनिंग मेकिंग पर फोकस करना पड़ेगा। तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव डेटा, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, प्रेडिक्शन, कंट्रोल, इस तरह की किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है? टू सम एक्सटेंट कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें जरूरत है। तो वही बात आ गई ना कि साइंस और सोशल दोनों चीजें मिलकर ऐसा पेयर बना के चल रही हैं जो कि इटसेल्फ बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम ऐसे ही नहीं डिस्कस कर सकते, उसके लिए हमें साइंटिफिक चीजों की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हम साइंटिफिक मेथोडोलॉजी अडॉप्ट ही नहीं कर सकते किसी भी सूरत, ठीक है? तो यहाँ पर कहने का मकसद ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के साथ भी रहते हैं और इनका साथ देखने में पॉसिबल भी नहीं लगता। नेक्स्ट थिंग क्या कहते हैं जी? The social sciences exist permanently in the tension zone between these two poles. अब समझ आ गई होगी आपको कि यानी एक साइंस पुल है और एक सोशल पुल है, यानी दोनों के दरमियान में लटकी हुई है सोशल साइंस, और वो टेंशन जोन में ही हमेशा रहती है। A social scientist is perpetual tightrope walker trying to find statistical patterns while acknowledging that every data point has a name, a history and a soul. Clear? यानी आपको समझ आ गई होगी ना, जो मैंने अभी वर्बली चीजें आपको बताई, बिल्कुल उसी तरह से इसको पॉइंट में डिस्कस कर दिया गया है कि सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं ना वो बड़े परेशान से रहते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि अगर कोई प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन उन्हें चाहिए तो उसके लिए उन्हें स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स को देखना पड़ेगा ना, लेकिन वो ये भी जानते होते हैं कि हम जिसका स्टैटिस्टिकल पैटर्न ढूंढ रहे हैं या फाइंड आउट कर रहे हैं वो इंसान है और इंसान बदलते रहते हैं। यानी आज आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, आप उससे पूछ रहे हो व्हाट्स योर फेवरेट कलर, दे विल से ब्लैक, ठीक है? और वेरी नेक्स्ट डे जब आप उससे पूछोगे दे विल से ब्लू, तो क्या ही कर लोगे आप, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज द नेचर ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड डबल hermeneutics. अच्छा, ये जो hermeneutics वर्ड है ना, ये निकला है, यानी ये एक प्रॉपर ब्रांच है, अ स्टडी ऑफ मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है? द स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेशन को जो है वो hermeneutics कहा जाता है। अब डबल hermeneutics से मुराद ये कि हम किसी चीज को डबल इंटरप्रेट करते हैं, दोनों साइड से, साइंटिफिकली भी और सोशली भी, ठीक है? तो इसमें क्या कहते हैं नेचुरल साइंसेस स्टडी ऑब्जेक्ट्स, जैसे प्लैनेट्स को कर लिया उन्होंने, केमिकल्स को कर लिया, रॉक्स को कर लिया। सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो ह्यूमंस होते हैं जो कि दूसरे सब्जेक्ट्स को करते हैं, यानी इट मींस कि हम इंसान रॉक्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, हम प्लैनेट्स को स्टडी कर रहे हैं, और सोशल साइंटिस्ट हमें स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा यूनिक और रिकर्सिव नेचर है जिसको डबल hermeneutic कहा जाता है, और इसकी जो इस टर्म को कॉइन किया था किसने? एंथनी गिडन्स ने, ठीक है? फिर उसके बाद अब आ जाता है, इनके लेवल्स आ जाते हैं। फर्स्ट लेवल जो इंटरप्रिटेशन होता है ना, उसमें क्या होता है? एवरीडे मीनिंग्स, लैंग्वेजेस और बिलीफ्स, ये सारे जो काम होते हैं ना ये इन्होंने करने होते हैं इसमें, ठीक है? यानी ये जो कम्युनिटी है ये किसी रिचुअल को क्यों इतनी वैल्यू देती है, तो ये फर्स्ट लेवल इंटरप्रिटेशन होता है। सेकेंड लेवल में क्या होता है कि सोशल साइंटिस्ट थोड़ा सा स्टेप बैक करते हैं और एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसमें वो फर्स्ट लेवल इंटरप्रिटेशन को इंटरप्रेट करते हैं। मतलब द रिचुअल एक्चुअली फंक्शंस आर रीइंफोर्स सोशल हायरार्कीज। सिंपल सी बात है कि हम ये देखें कि एक रिचुअल है जो परफॉर्म की जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है? अब वो रिचुअल सिंपली अगर हम लेवल पर देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये सिर्फ इसी कम्युनिटी में क्यों होता है। जैसे बैप्टिज्म होता है ना क्रिश्चियनिटी में, तो बैप्टिज्म सिर्फ क्रिश्चियनिटी में क्यों होता है, ये है फर्स्ट लेवल इंटरप्रिटेशन। अब सेकंड लेवल इंटरप्रिटेशन में क्या होगा कि हम साइंटिफिक वे से जाके देखेंगे कि इस
रिचुअल से सोशल जो हायरार्की है उसको किस तरह से इन्फोर्समेंट मिलती है या री मिलती है, इससे सोसाइटी को बेनिफिट क्या हो रहा है, इससे सोसाइटी को लॉस क्या हो रहा है, इससे सोसाइटी क्या पॉजिटिव चीज गेन कर रही है और इससे सोसाइटी क्या नेगेटिव चीज गेन कर रही है। तो ये हो गया सेकंड लेवल इंटरप्रिटेशन। तो देखिए हो गया ना डबल इंटरप्रिटेशन यानी डबल hermeneutic, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, इसको फिर अगेन जो है वो फिजिक्स के साथ हम डिस्क्राइब करते हैं। अ फिजिस्ट does not have to worry about a rock changing its behavior because the physicist is looking at it. A sociologist, however, has to worry about the constantly. If a poor community knows a sociologist is studying their poverty, they might act differently. If an economic report predicts a crash, people might panic and cause the crash. The social sciences are inherently self-conscious. They are sciences that must study the fact that they are doing science. ये वही बात अगेन जो मैंने आपको पहले कही थी ना कि कोई इंसान है, आप उससे आज कुछ पूछोगे वो जवाब कुछ और देगा, कल को वो कुछ और दे देगा। या आप अगर उसे नजर आ रहा है कि आप उसको देख रहे हो, आप उसको स्टडी कर रहे हो, वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा। समझ आ रही है बात की? तो ये इसका रिजल्ट होता है, इसलिए हमें दोनों चीजों को साथ लेके चलना पड़ता है। नेक्स्ट थिंग आ जाती है द नेचर ऑफ डबल कॉन्टिंजेंसी, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जाता है जी, इसको कहा जाता है कि ये जो है ना वो स्टोन, फाउंडेशनल स्टोन है सोशल थ्योरी का, ठीक है। फिजिक्स में कहते हैं कि जी ग्रेविटी एक्ट्स ऑन एन एप्पल रिगार्डलेस द एप्पल्स फीलिंग, यानी एप्पल का दिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन उसने जमीन पे गिरना ही करना है। द रीजन इज ग्रेविटी उसकी पूरे स्ट्रक्चर पर इफेक्ट कर रही है, ठीक है। सोशल लाइफ में ऐसे नहीं होता, हर एक्शन जो आप करते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो डिपेंड करता है माय प्रिडिक्शन ऑफ योर रिएक्शन एंड योर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन योर प्रिडिक्शन ऑफ माय नेक्स्ट मूव। यानी मैं जैसा बिहेवियर आपके साथ कर रही हूँ ना, तो क्या होगा कि मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि अब इसका जो रिएक्शन है वो इस तरह से आएगा या इस तरह से आएगा। लेट्स सपोज वी आर हैविंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब बहस के दौरान दो ही तरीके होंगे, या तो चुप करके आपने साइड बदल लेनी है, या आपने उल्टा मुझ पे जो है ना वो गुस्सा करने लग जाना है, ठीक है। अब ये है प्रिडिक्शन ऑफ योर रिएक्शन, यानी मैंने प्रिडिक्ट कर रखा है, लेकिन आपका जो रिएक्शन है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा होगा, यानी आपके नजदीक आप ये कहेंगे कि यार ये बंदी हो सकता है अगले लम्हे जो है वो जरा कूल डाउन हो जाए तो मुझे रिएक्ट करने की जरूरत ही ना पड़े, या मैं क्या करूं, अगर तो ये मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल अथॉरिटी है तो फिर मैं इसके साथ बहस नहीं कर सकता या कर सकती, मुझे यहाँ से उठ के चले जाना चाहिए। और अगर ये लगे कि नहीं मैं बराबर का जवाब, मेरे पास बराबर के जवाब हैं, तो मैं वो करने लग जाऊंगा। यानी दोनों साइड्स पे मेरी जो प्रिडिक्शन है वो दोनों में से कोई एक जगह पर तो सही होने ही वाली है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रिडिक्शन सही करने वाले हो। जबकि नेचुरल साइंसेस में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है जी कि अगर हम इन चीजों को देखें तो दिस इज एन इनफाइनाइट फ्लूइड एंड फ्रैगल वेब। Because of double contingency, social reality is not a fixed machine. It is an ongoing improvised negotiation. This means the nature of the social sciences is inherently processual. It studies flows, interactions, and negotiations, not static objects. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोशल साइंसेज हैं वो एक प्रोसेस के साथ काम करती हैं और वो उसी प्रोसेस का जो फ्लो होता है उसी को स्टडी कर सकती हैं। उसी दौरान जो इंटरेक्शंस हुई उनको स्टडी किया, उसी दौरान जो बातचीत हुई उसी को ही उन्होंने अल्टीमेट रिजल्ट मान लिया। अब वो बाद में चेंज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हम ऑलरेडी सोशल साइंटिस्ट को कहते हैं कि ये फॉर्चून टेलर्स नहीं है, ये बस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आ जाता है जी द नेचर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन। तो बहुत से रेडिकल रिवोल्यूशंस आ चुके हैं नेचर ऑफ सोशल साइंसेस के, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो चीज नेचुरल है दैट इज ह्यूमन मेड। यानी मनी इज जस्ट अ पेपर, इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ, मनी इज जस्ट अ पेपर, इट्स वैल्यू इज अ शेयर्ड फिक्शन। अब वाकई वो एक पीस ऑफ पेपर है,
लेकिन उसकी वैल्यू किस बंदे की नज़र में कितनी है ये वही जान सकता है या ये वही बता सकता है, ठीक है। इसी तरह रेसिज्म जो हम देखते हैं वो बायोलॉजिकली वैलिड नहीं है, ये सिर्फ एक सोशल कैटेगरी है जो रियल वर्ल्ड के कॉन्सिक्वेंसेस को देखती है, ठीक है। जेंडर रोल्स आर नॉट बायोलॉजिकल मैंडेट्स, दे आर हिस्टोरिकली एंड कल्चरली contingent performances as argued by जूडिथ बटलर, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि अब जो जेंडर रोल्स होते हैं यानी स्पेसिफाई कर दिया हुआ है कि घर के काम औरतों ने करने हैं, बाहर के काम मर्दों ने करने हैं। अब औरतें घर के काम भी कर रही हैं, बाहर भी कमा रही हैं, लेकिन मर्द फिर भी बाहर के काम ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जेंडर स्पेसिफिकेशन आ गई हुई है ना, कि जेंडर रोल्स आ गए हुए हैं कि नहीं भाई घर का काम इसने ही करना, बाहर का काम करे ना करे लेकिन घर का इसने करना ही करना। सो दीज आर द थिंग्स कि ये सोशल कंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारी सोसाइटी में बन चुकी हुई हैं, हम इनके बगैर कहीं जा नहीं सकते, हमारा इनके बगैर गुजारा नहीं। हम विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, लिटिल बाय लिटिल, लेकिन वो एकदम से अगर हम उसको चेंज करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट थिंग इसमें बता देते हैं जी, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल साइंसेस रिवील करती हैं कि सॉलिड रियलिटीज in which we are living in, our borders, our laws, our marriage customs, our economic systems are actually held together by nothing more robust than collective belief and human agreement। यानी इंसान इस बात पर अग्री हैं तो ये कलेक्टिव चीज जो है वो हमारी सोसाइटी में परफॉर्म की जा रही है। जहां पर इस चीज का बिलीफ नहीं होगा, जहां पर लोग इस चीज पर अग्री नहीं होंगे, ये चीज चेंज हो जाएगी। तो अब ये जो सोशल कंस्ट्रक्शन है इसकी इम्प्लीकेशन क्या होती है? बिकॉज रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, तो ये डेमोन्स्ट्रेट भी की जा सकती है और रिकंस्ट्रक्ट भी की जा सकती है। ये हमें सोशल साइंसेस को एक इनहेरेंटली क्रिटिकल और ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर देती है। ये सिर्फ उस केज को डिस्क्राइब नहीं करती बल्कि उन बार्स को भी शो करती है जो हमारी अपनी असम्पशंस की वजह से बने हुए हैं, और फिर हमें ये एबिलिटी भी देती है कि इफ वी कैन, इफ वी वांट, वी कैन बेंड देम। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा आपको ये। नेक्स्ट थिंग जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, ये है नेचर ऑफ वैल्यू लेडनेस, यानी सोशल साइंसेस आर नेवर न्यूट्रल, ठीक है, ये कभी भी न्यूट्रल नहीं रह सकती। अब वो क्यों? क्योंकि हमारी जो सोशल साइंसेस होती हैं ये हमेशा वैल्यू लेडन होती हैं, ठीक है। अब इसमें जितने भी पॉलिटिकल ओपिनियंस होते हैं वो या कोई भी सोशल साइंटिस्ट का ओपिनियन होगा वो कभी भी नेचुरल साइंसेस के ओपिनियन को बीट नहीं कर सकेगा। द रीजन इज कि उनके कांस्टेंट रहते हैं, हमारे कांस्टेंट रह नहीं सकते, ठीक है। दूसरा चॉइस ऑफ टॉपिक, ठीक है। अब सोशल साइंसेस जो हैं इनके टॉपिक्स क्या होते हैं स्टडी के लिए? पॉवर्टी, सेक्सिज्म, कॉलोनियल हिस्ट्री, ये सारे के सारे जो है ना एक मॉरल एक्ट है, ठीक है। तो हम बस उन सोशल इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, स्टडी करते हैं, वाई सो? बिकॉज दे मैटर अ लॉट, ठीक है। इसके अलावा जो चॉइस ऑफ लैंग्वेज होती है हमारी, मतलब हम एज अ सोशल साइंटिस्ट हम क्या करते हैं जी, हम प्रोटेस्ट को एक रायट कहते हैं वर्सेस अ रेबिलियन इज ऑलवेज अ वैल्यू जजमेंट दैट शेप्स द रिसर्च, ठीक है। यानी कोई भी प्रोटेस्ट है तो हम उसको रिबिलियन नहीं समझेंगे, हम पहले उसको देखेंगे कि इसके पीछे सिनेरियो क्या था और उस सिनेरियो के कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो प्रोटेस्ट की शक्ल में हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड थिंग जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो है ओट प्रॉब्लम। अब ये जो ओट होता है ना ये हमेशा मोरालिटी के लिए होता है। आपको डिफरेंस पता होगा शुड, मस्ट और ऑट का, ठीक है। शुड जो होता है उसमें आपके पास चॉइस होती है, मस्ट में आपके पास चॉइस नहीं होती, और ऑट टू या ऑट जो है ये हमेशा मोरालिटी और एथिकल कंसिडरेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। अब जितनी भी सोशल साइंसेज होती हैं ना ये हमेशा ऑट की स्टेक पर काम करती हैं, ठीक है। इकोनॉमिस्ट सिर्फ कह सकता है कि दिस पॉलिसी विल इंक्रीज जीडीपी बाय 2%, बट दे कैन नॉट से वी ऑट टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी, ठीक है। यानी वो एथिकली या मॉरली कहेगा नहीं कि हमें ये करनी ही करनी है, वो सिर्फ सजेस्ट कर सकेगा, ठीक है, विदाउट इंजेक्टिंग अ मॉरल प्रेफरेंस फॉर जीडीपी ओवर से इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। क्लियर हो गया जी। यानी अब जो नेचर ऑफ वैल्यू लेडनेस की हमने अब तक 3 चीजें पढ़ी। एक ये कि जो हमारे टॉपिक होते हैं वो एथिकल होते हैं,
वैल्यू ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज जो हम चूज करते हैं वो भी हमारी मोरल ओरिएंटेड होती है, वैल्यू ओरिएंटेड होती है। और फिर हमारी जितनी भी प्रिडिक्शंस होती हैं वो सारी की सारी ऑड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली होती है, मतलब मॉरल और एथिकल होती हैं। क्यों? क्योंकि हमने सोसाइटी को डिस्कस करना है ना, तो हमने सोसाइटी में चेंज लाना है, चाहे पॉजिटिव लेके आ रहे हैं, चाहे जो चेंज है आया है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो सिनेरियो होता है ये एथिकल और मोरालिटी पर बेस करता है, ठीक है। लास्ट थिंग आ जाती है मतलब अब इसको अगर हम समराइज करें तो सोशल साइंसेज आर इनएस्केपेबली मॉरल साइंसेज, यानी हम इसको सोशल साइंसेज की बजाय मॉरल साइंसेज कह सकते हैं। क्यों? द डिमांड दैट द रिसर्चर इंगेज इन रिफ्लेक्सिविटी, constantly looking in the mirror to ask how does my gender, class, race and political bias affect what I am seeing। समझ आई बात की? यानी अगर आप सोशल साइंटिस्ट बन गए हो तो फिर तैयार रहो कि हर कदम पर, हर मोमेंट पर आपका ज़मीर आपसे ये पूछेगा कि कहीं मैं जेंडर बाइस्ड होकर तो नहीं ये काम कर रहा, या मेरे रिसर्च की फाइंडिंग ये इस वजह से तो नहीं आई कहीं मैं कि मैं जेंडर ओरिएंटेड हूँ, जेंडर बाइस्ड हूँ, क्लास बाइस्ड हूँ, रेसिस्ट हूँ या पॉलिटिकल बाइस्ड हूँ, ठीक है। तो जहां आप सोसाइटी को डिस्कस करोगे, जहां आप सोसाइटी को समझोगे, वहीं पर सबसे ज्यादा तो आपको अपनी समझ आएगी कि असल में आप एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आ जाती है द नेचर ऑफ कॉजैलिटी, यानी मल्टीपल और प्रोबेबिलिस्टिक, ठीक है। अब फिजिक्स की अगर हम बात करें, अच्छा फिजिक्स को हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं बार बार? द रीजन इज कि फिजिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ना प्रॉपर डिफरेंट थिंग्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर केमिस्ट्री है तो हम उसमें बस रिएक्शंस को और केमिकल रिएक्शंस को ही डिस्कस कर सकेंगे। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में हम सिर्फ यानी ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उनके सेल्स को और उनके ऑर्गन्स को एंड ऑल। लेकिन फिजिक्स बहुत ब्रॉड है, इसलिए सोशल साइंसेस को ना सबसे ज्यादा कंपैरिजन का सामना करना पड़ता है फिजिक्स के साथ, ठीक है। अब फिजिक्स में अगर बात की जाए तो कॉजैलिटी जो है वो लीनियर और डिटर्मिनिस्टिक होती है, ठीक है। यानी कि बॉल ए जो है वो बॉल बी को हिट करता है तो बॉल बी मूव करने लग जाता है, ये कांस्टेंट है। अब सोशल साइंटिस्ट की जो कॉजैलिटी होती है ना वो रेडिकली डिफरेंट है। वो कैसे जी? क्योंकि हमारे यहाँ मल्टीपल कॉजैलिटी होती है। माइट भी पॉसिबल जब ए बी को हिट करे तो ए वापस आ जाए, बी वहीं का वहीं रहे, बी का मूड ही ना हो आगे जाने का, ठीक है ना। क्योंकि हम इंसानों को वो स्टडी करते हैं ना, तो जब इंसानों को स्टडी कर रहे हैं तो भाई इंसानों का मूड है तो उन्होंने आपकी स्टडी में आपकी हेल्प करनी है, नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। इट इज यानी सिंपल सी बात है, अ वॉर इज कॉज्ड बाय वन थिंग, इट इज कॉज्ड बाय इकोनॉमिक स्ट्रेस, पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट, हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस, क्लाइमेट चेंज एंड मीडिया प्रोपेगेंडा ऑल कवरेजिंग, कि हर चीज जो है वो अगर वॉर को डिस्क्राइब कर रही है तो हर चीज मिलके कर रही है, कोई एक चीज नहीं आ रही, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आ जाती है जी प्रोबेबिलिस्टिक कॉजैलिटी। अब इसमें क्या होता है कि सोशल साइंटिस्ट रेयरली से एक्स कॉजेज वाई, दे से एक्स मेक्स वाई मोर स्टैटिस्टिकली लाइकली। अब ये थोड़ा सा ज़रा मैथमेटिकल है, इसको ज़रा एक्सप्लेन करूंगी कि साइंटिस्ट जो होते हैं ना वो एक्स और वाई की वैल्यू जब फाइंड कर रहे होते हैं ना तो वो एक प्रिडिक्शन देते हैं, वो कहते हैं कि एक्स की वजह से वाई बना, ठीक है। किसी भी चीज़ का रिजल्ट ना, मतलब लाइक एक्शन, आप एक्स को कंसीडर कर लो एक्शन और वाई को कंसीडर कर लो रिएक्शन, तो एक्शन ने कॉज किया रिएक्शन को, लेकिन सोशल साइंटिस्ट जो है वो क्या कहते हैं कि एक्शन ने रिएक्शन को मोर लाइकली कर दिया, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो उसी तरह से हुआ और उतना ही एक्यूरेट हुआ, ठीक है जी। फिर आ जाता है सर्कुलर कॉजैलिटी यानी बटरफ्लाई इफेक्ट। अभी बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है? सोसाइटी में कॉज और इफेक्ट जो है वो लूप बैक करते हैं एक दूसरे को, कहीं पे कॉज है तो कहीं पे इफेक्ट है। फियर कॉजेज वायलेंस, वायलेंस कॉजेज मोर फियर, विच कॉजेज मोर वायलेंस, यानी एक डर से आप वायलेंट हो जाते हो, वायलेंट से मोर ज्यादा डर फैलता है और फिर उस ज्यादा डर से ज्यादा वायलेंस फैलता है, तो इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब समराइज करें अगर इसको तो द नेचर ऑफ सोशल साइंसेज देयरफॉर इज प्रोबेबिलिस्टिक
and configurational. It looks at the configuration of factors and estimates the odds, fully accepting that human free will can blow any prediction to smithereens. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है द नेचर ऑफ इंटरडिपेंडेंस. ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट क्या कहते हैं जी, कहते हैं कि सोशल साइंसेज आर फंडामेंटली होलिस्टिक, यानी दे कैन नॉट बी एटमाइज्ड. होलिस्टिक मीन्स ब्रॉड और एटमाइज मीन समराइज, यानी हम सोशल साइंसेज के कॉन्सेप्ट को समराइज करके छोटा सा नहीं बता सकते, हमें इसे एक्सप्लेन करना है और यूनिवर्सली करना है, क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर अगर डिस्कस कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो वो हम यूनिवर्सल लेवल पर करेंगे ना. हम ये तो नहीं कहेंगे कि इस एरिया में ये ह्यूमन बीइंग इस तरह से बिहेव करता है, वहां कुछ और करता है, वहां कुछ और करता है. अगर बिहेवियर है तो वो सबका सेम होना चाहिए. अब सिचुएशन वेरी करती है. ठीक है, एन इकोनॉमिस्ट स्टडी इन्फ्लेशन मस्ट अंडरस्टैंड पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी. ठीक है, यानी अब जो इकोनॉमिस्ट है जो महंगाई को अंडरस्टैंड कर रहा है उसने पॉलिटिकल साइंस को भी देखना है कि कौन मनी प्रिंट कर रहा है, सोशियोलॉजी को भी देखना है कि उस इन्फ्लेशन की वजह से जो लेबर यूनियन है वो क्या रिएक्ट कर रही है, और साइकोलॉजी को भी उसने देखना है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कितना है उस मनी को यूटिलाइज करने में. ऑब्वियसली बात है, अगर इन्फ्लेशन होगी तो लोगों के पास दो ही ऑप्शंस होंगे, या तो चीजें स्टॉक करने लग जाएंगे कि कहीं ज्यादा महंगा ना हो जाए, या फिर वो अपनी जरूरतें कम करने लग जाएंगे. तो इकोनॉमिस्ट जो है वो इन सारी चीजों को देखता है. अब अगर हम बात करें सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट मैटर की, तो वो हमेशा किस पर बेस करते हैं, इंटरडिसिप्लिनैरिटी पर. यानी देखें, बात काम जो कर रहा है या जो स्टडी है वो तो इकोनॉमी की है ना. ठीक है, इकोनॉमिस्ट जो है वो काम कर रहा है जो भी कर रहा है, लेकिन हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स को एंड बाकी सारी फील्ड्स को और बाकी सारी सोशल साइंसेस को भी ओवरलैप कर रहे हैं. ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड द पार्ट्स यू मस्ट अंडरस्टैंड द होल. यानी आप एक स्पेसिफिक चीज को अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप हर चीज को करो. दैट इज वाई they are having the nature of interdependence, यानी वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट थिंग आ जाती है जी पाथ डिपेंडेंसी, जिसे नेचर ऑफ टाइम एंड हिस्ट्री कहा जाता है. अब नेचुरल साइंसेस जो होते हैं ना, ये टाइमलेस फिनोमिना होते हैं. लॉज ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेम करेगा 1000 ईयर्स में भी. ठीक है, 1000 ईयर पहले भी ऐसा ही था ग्रेविटी का लॉ, और अब भी ऐसा ही है. सोशल साइंसेज में ऐसा नहीं होता, दे आर डीपली हिस्टोरिकल, दे सफर फ्रॉम पाथ डिपेंडेंसी, वेयर यू आर राइट एंड नाउ डिपेंड्स एंटायरली ऑन वेयर यू हैव ऑलरेडी बीन. ये अगेन वही बात आ जाती है कि भाई डिपेंड करता है कि आप किस सिनेरियो से गुजरे हैं. हिस्ट्री में हो सकता है कि आपको ब्लैक पसंद हो लेकिन अब ब्लू पसंद है, तो क्या ही किया जा सकता है. ठीक है, फिर अब आगे कुछ वो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे द रीजन ब्राजील स्पीक्स Portuguese and not Spanish in a historical quake of colonialism. The reason of the US has a two-party system is a historical accident and its electoral college design. ठीक है, अब इन सब की वजह से social scientist cannot repeatable experiments in the same way a chemist can. You cannot go back and rerun the industrial revolution with different variables. The nature of social science is therefore interpretive and historical. It is constantly telling stories about how past created the present. ठीक है, यानी टू कट द स्टोरी शॉर्ट कि सोशल साइंसेज अपने एक्सपेरिमेंट्स को उसी तरह से रिपीट करेंगे तो उनका स्टैटिस्टिक्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि वक्त चेंज हो गया, जबकि नेचुरल साइंसेज का नहीं होगा. द रीजन इज कि जब उन्होंने एक चीज को पकड़ा, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, उस पर फाइंडिंग्स आई और रिजल्ट शो कर दिया. अब हजारों साल बाद भी वही रहेगा, वो नहीं चेंज हो सकता. लेकिन हमारी सोसाइटी विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स चेंज होती है, तो इसलिए हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, फिर आ जाता है द नेचर ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग एंड सेल्फ डिफीटिंग प्रोफेसी. अब इसमें क्या होता है कि सोशल साइंसेज जो है वो मैजिकल और अनसेटलिंग प्रॉपर्टी रखते हैं. They can change the future simply by predicting it. अब वैसा हो जाए तो हो जाए, ना हो तो ना हो. सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब होता है इफ इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट अ बैंक रन
and newspaper publish it. Depositors panic and withdraw their money, causing the bank run they predicted. समझ आई कि मतलब एक इकोनॉमिस्ट कहता है ना ये बैंक जो है वो बैंकरप्ट होने वाला है, लोग उसमें से पैसा निकालने लग जाएंगे, वो नहीं भी होना होगा तो हो जाएगा। सेल्फ डिफीटिंग प्रोफेसी क्या होता है? इफ साइंटिस्ट प्रिडिक्ट दैट अ सर्टेन सिटी विल बिकम हेवीली polluted by 2030, citizens might rarely pass green laws. By 2030 the pollution is gone, proving the original prediction wrong because people acted to stop it. अब वहीं पे वही चीज अगर हम करें दूसरी तरफ, अगर हम पहली ही एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है, पहले होता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी आपने जो कहा वो पूरा हो गया। दूसरी तरफ होता है कि ऐसा ना हो। अब दोनों को अगर हम एक एग्जांपल के साथ लेके चले तो इस तरह से चला जाएगा कि इकोनॉमिस्ट ने कहा कि भाई एक बैंक जो है वो बैंकरप्ट होने वाला है, अब लोगों ने उसमें से पैसा निकालना शुरू कर दिया तो ये सेल्फ फुलफिलिंग हो गया। लेकिन अगर लोग उसमें और ज्यादा पैसा डालने लगे कि बैंकरप्ट ना हो जाए कहीं, तो हमारा पैसा है, हमारा इस पे एतमाद है, यहाँ का स्टाफ अच्छा है, तो हम चाहते हैं कि ये बैंक ग्रो करे, तो वो सेल्फ डिफीटिंग प्रोफेसी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई प्रिडिक्शन आती है कि 2030 तक फलां सिटी है वो पोल्यूटेड हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा ग्रीनरी करने लग जाएंगे। अब जब ज्यादा ग्रीनरी करने लग जाएंगे पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ डिफीटिंग प्रोफेसी हो गई। ठीक है, दूसरी तरफ अगर ये रिपोर्ट सुन के लोग या तो वहां से मूव करने लग जाए या वहां पर फैक्ट्रीज बनाने लग जाए कि इसने पोल्यूटेड तो हो ही जाना है, तो हम ऐसे करते हैं कि हम अपनी पॉपुलेशन जो है यानी रेजिडेंस जो है वो किसी और सिटी में शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोनों सूरतों में क्या होगा, यानी दोनों एग्जांपल से आपको पता चल गया कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी हो जाती है और सेल्फ डिफीटिंग भी हो जाती है। तो अब ये सोशल साइंसेस की नेचर में शामिल है कि यहाँ तो वो सेल्फ फुलफिल होंगे या सेल्फ डिफीट होंगे। तो टू समराइज द होल टॉपिक, अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमंस आर कॉन्शियस एजेंट्स हु कैन हियर द प्रेडिक्शंस एंड चेंज देयर बिहेवियर। द सोशल साइंसेस आर द ओनली साइंसेस वेयर द एक्ट ऑफ नोइंग एक्टिवली मॉडिफाइज द नोन। यानी सोशल साइंसेस को अगर देखा जाए तो इसमें जितने भी लोग हैं वो एग्जैक्टली अपने आप को बदल सकते हैं, अपने रिजल्ट्स को बदल सकते हैं इन फ्यूचर, जबकि नेचुरल साइंसेस में ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट थिंग आ जाती है द अल्टीमेट नेचर, इसको कहते हैं एंटीसिपेटरी एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अब अगर हम ओवरऑल इसको बात करें तो अल्टीमेटली जो सोशल साइंसेस की नेचर है ना वो है कलेक्टिव सेल्फ अवेयरनेस पर बेस करती है। ठीक है, अब एक ब्रिटिश फिलोसोफर था पीटर विंच, उसने क्या कहा, कहते द नेचर ऑफ सोशल साइंस इंक्वायरी इज नॉट अबाउट प्रोड्यूसिंग टेक्निकल फिक्सेस फॉर सोसाइटी. Instead, its primary function is clarification. It clarifies our values, unpacks our hidden assumptions, and forces us to articulate why we live the way we do. यानी कि सोशल साइंसेस का मकसद क्या होता है कि वो बस आपको एक क्लियर पिक्चर दिखा देते हैं कि भाई आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, और फिर आपके अंदर वो चीजें डेवलप की जाती हैं जिससे आप ये देख सको कि हम अगर इस तरह से रह रहे हैं तो क्यों रह रहे हैं, हम पॉवर्टी में रह रहे हैं तो क्यों रह रहे हैं, हम इकोनॉमी को समझ क्यों नहीं रहे, हम मॉडर्न ट्रेंड्स को फाइंड आउट क्यों नहीं कर पा रहे, और अगर हम उन चीजों को फॉलो करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, अब जो सोशल साइंसेज है ना ये यूं समझ लें कि सिविलाइजेशन का नर्वस सिस्टम है। जैसे पेन होती है आपको तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो अलर्ट हो जाती है, इसी तरह सोशल साइंसेस अलर्ट करते हैं सोसाइटी को कि भाई आपके अंदर ये कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जैसे इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है, इकोलॉजिकल डेट है। ठीक है, समराइज करें अगर हम सारे के सारे पॉइंट्स को, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि द नेचर ऑफ सोशल साइंसेज में जो क्वालिटी है वो क्या है, सब्जेक्ट मैटर की। अब नेचुरल साइंसेज में क्या होता है, इनर्ट ऑब्जेक्ट्स अनवेयर ऑफ बीइंग स्टडीड, जबकि सोशल साइंसेज में कॉन्शियस होते हैं उन सब्जेक्ट से जो कि टॉक बैक कर सकते हैं और अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। कॉजैलिटी एक क्वालिटी है इसकी। ठीक है, अब अगर हम नेचुरल साइंसेज के साथ इसको कंपेयर करें तो नेचुरल साइंसेज होते हैं डिटर्मिनिस्टिक के ए लीड्स टू बी, जबकि सोशल साइंसेज में ऐसे नहीं होता, ए के बाद सी आ सकता है और डी आ सकता है और फिर हो सकता है ए सी डी मिलके बी को बनाते हो। ठीक है, फिर रिलेशन टू टाइम,
अगर नेचुरल साइंसेज की बात की जाए तो इनके टाइमलेस लॉज हैं, लेकिन हमारे स्पेसिफिक से होते हैं, पाथ डिपेंडेंसी पे बाउंड होते हैं। ऑब्जेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो नेचुरल साइंसेज में अचीवेबल और आइडियल होती है, जबकि सोशल साइंसेज में इम्पॉसिबल टू फुली अचीव। वाई? बिकॉज इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है। रोल ऑफ रिसर्चर क्या होता है नेचुरल साइंसेज में? वो करता है, वो ऑब्जर्वर को डिटैच करता है, जबकि सोशल साइंसेज में हमारी पूरी की पूरी रिसर्च बेस ही पार्टिसिपेंट और इंटरप्रेटर पर कर रही होती है। ठीक है। अब प्राइमरी आउटपुट नेचुरल साइंसेज का क्या होता है? प्रिडिक्शन होती है और टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल होता है, जबकि सोशल साइंसेज में जो प्राइमरी आउटपुट होता है वो अंडरस्टैंडिंग होता है, क्रिटिक होता है और सोशल सेल्फ अवेयरनेस होती है। ठीक है जी। अब फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। तो वी कैन से कि नेचर ऑफ सोशल साइंस एक हम्बल जायंट है। अब ये जायंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को टैकल कर सकती है, पूरे के पूरे यूनिवर्स के। ठीक है। और हम्बल इसलिए है क्योंकि इसे पता है कि इंट्रिंसिकली ये कभी भी अपने सब्जेक्ट पर मास्टर नहीं कर सकती, कमांड नहीं कर सकती, क्योंकि ह्यूमन विल ऑलवेज फ्रीयर देन एटम्स। अब एटम फिक्स्ड है, वो बाउंड है, लेकिन इंसान नहीं है। ठीक है। हम अपनी एज अ सोशल साइंटिस्ट अपनी मेसीनेस को एम्ब्रेस करते हैं, ये कहते हुए कि वी कैन नॉट प्रिडिक्ट यू बट वी कैन अंडरस्टैंड यू। द सोशल साइंसेज फुलफिल देयर यूनिक irreplaceable nature as the mirror of humanity. So this was all about today's lecture. Hopefully I have cleared all the points. If you have any kind of question beta, you can feel free to ask in the comment section, and if you understood each and every point, just hit like the button and support us, subscribe our channel and share it with your class fellows. Till then, नेक्स्ट लेक्चर में जब तक हम मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही, तो तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफिज़।